अमेरिका का एक डिप्लोमेट जिसका नाम है डोनाल्ड लू भारत के काफ़ी चक्कर काट रहा है। पहली बार भारत नहीं आया, इससे पहले भी भारत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बंदा आया। इस बंदे के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारत का ब्रेकर इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ दोनों है। मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स पेश करूँगा। आप इन फैक्ट्स के बेसिस पे जजमेंट लगाइए और अपने आप एनालिसिस करके सोचिए कि जब जब ये बंदा भारत आया है, इसके भारत आने के बाद इसकी खास करके लैंग्वेज जो इसने प्रयोग करी, उसके बाद भारत के ऊपर क्या बीती है। उससे पहले इस बंदे का इतिहास देखिए। ये बंदा 2020 तक अमेरिका का एम्बेसडर था अल्बानिया में। अल्बानिया में अमेरिका एक रेजिम चेंज करना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अल्बानिया का जो रूलर था, जिसका नाम है सूरोनबे जीनबेकोव को ये लोग इसलिए रिमूव करना चाहते थे क्योंकि वो अमेरिका के साथ अपने संबंध को गहरे करने के बजाय अपने संबंध रूस के साथ ज़्यादा रख रहा था, चीन के साथ ज़्यादा रख रहा था। अब जाहिर सी बात है कि भाई इस परिस्थिति में अमेरिका रेजिम चेंज करना तो चाहेगा ही चाहेगा, लेकिन ये रेजिम चेंज कैसे होगा। डोनाल्ड लू जो उस समय अमेरिका का एम्बेसडर अल्बानिया में था, उसने देखिए किया क्या। उसने सबसे पहले पूरे के पूरे अल्बानिया में एक नैरेटिव फैलाना शुरू करा कि अल्बानिया की जुडिशरी करप्ट है, अल्बानिया में जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, अल्बानिया में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होना चाहिए। ये जब नैरेटिव उन्होंने अखबारों के थ्रू फैलाया, इसके बाद धीरे धीरे अल्बानिया के अंदर जब ये नैरेटिव पहुंचने लगा तो डोनाल्ड लू ने पूरी कंट्री का एक टूर करके लोगों के साथ डिस्कशन किए। ये शब्द ध्यान रखिए, डिस्कशन। अभी समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में इस शब्द का मतलब क्या है। उसने पूरे सोसाइटी में अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ, यूथ के साथ डिस्कशन की और इन डिस्कशंस के दौरान सारे लोगों को ये बोला कि आपको जीनबेकोव जो है उसके खिलाफ उठना पड़ेगा, जीनबेकोव के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप जीनबेकोव के खिलाफ नहीं बोलते हैं और जीनबेकोव के खिलाफ रिवोल्ट नहीं करते हैं तो आपका देश खतरे में है। करते करते ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अल्बानिया में जीनबेकोव के खिलाफ एक महारैलियाँ शुरू हुई। इन महारैलियों के बाद इवेंचुअली इतने प्रोटेस्ट हुए पूरे देश में कि जीनबेकोव को वहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा। ये बंदा, इसकी इतनी इंटरनल अफेयर्स में जो मेडलिंग थी, इसके बाद 2020 में इसको रिकॉल कर लिया गया और रिकॉल करके कोई सज़ा नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। इस रीज़न से सितंबर 2021 में डोनाल्ड लू को प्रमोशन दे दी गई और उसको यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया बनाकर अपॉइंट कर दिया गया व्हाइट हाउस में। तब से ये बंदे ने आज तक 2024 सितंबर तक पिछले लगभग 3 से 4 सालों के पीरियड में बहुत जगह पर रेजिम चेंज किए हैं। पर उन रेजिम चेंजेस पे आने से पहले अब आप एक चीज़ को समझिए, और वो ये है कि ये बंदा भारत का टूर क्यों कर रहा है। ये भारत का टूर, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला, कोई पहली बार नहीं आया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2024 में जब हमारे लोकसभा के चुनाव आज से चंद महीने पहले चल रहे थे, जब पूरा देश लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया में ऑक्यूपाइड था, तब डोनाल्ड लू भारत आता है। और ब्यूटी देखिए, ये भारत जब आता है तो ये दिल्ली नहीं आता, ये सीधा फ्लाइट से चेन्नई जाता है, तमिलनाडु जाता है। वहाँ पर तमिलनाडु की सरकार के मुख्यमंत्री से लेके बड़े लोगों से मिलता है, बाहर आके एक स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट दे के बोलता है कि हम अपने रिश्ते साउथ इंडिया के साथ मजबूत करना चाहते हैं। साहब एक बात बताइए, आप एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, यदि भारत आए हैं, आप अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करेंगे या भारत में साउथ भारत के साथ मजबूत करेंगे। आप ये जो शब्द बोल रहे हैं, क्या आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे के ये कोशिश करना चाह रहे थे ये कहने की कि साउथ इंडिया जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। आपने ये जब स्टेटमेंट दी कि हम सिर्फ साउथ इंडिया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट का खमियाजा देखिए कि जैसे ही ये बंदा वहाँ से वापस जाता है, खास करके तमिलनाडु में ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं कि तमिलनाडु में हमें द्रविड़ नाडु बनाना पड़ेगा, एक द्रविडिस्तान बनाना पड़ेगा। और तब से लेके आज तक ये आग तमिलनाडु में अभी तक जल रही है। मीडिया ये चीज़ कवर नहीं कर रही, लेकिन ग्राउंड लेवल पर द्रविड़ नाडु को लेके एक सेसेशनिज्म मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई है। दूसरी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी ये भारत आता है, ये भारत आके एक स्पेसिफिक चीज़ ये बोलता है कि हम यहाँ पर, खास करके भारत के कॉन्टेक्स्ट में,
ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भारत की तरफ से बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। दोबारा इस शब्द का गौर कीजिए, ह्यूमन राइट वायलेशंस। अमेरिका जैसा देश जिसने हिरोशिमा नागासाकी में अनजान इनोसेंट लोगों को मारा, जिसने पूरे शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान से लेके, इराक से लेके, पाकिस्तान से लेके, वियतनाम से लेके कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां पर अरबों लोग इन्होंने जा जाकर मारे। ये देश अपने आप को जो सो कॉल्ड कहता है कि मैं ह्यूमन राइट का एक ग्लोबल प्रोटेक्टर हूं, कह रहा है कि भारत में ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं। अच्छा, ये नैरेटिव को एक्सप्लेन देखिए कैसे करते हैं ये। जब भी अमेरिका की तरफ से ये सो कॉल्ड कंसर्न रेज किया जाएगा कि भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इनका ह्यूमन राइट वायलेशन अक्सर सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेके होगा, और माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी सिर्फ इस्लामिस्ट्स को लेके होगा। आपका ह्यूमन राइट वायलेशन का शब्द हमने अभी 1 महीना पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब तो नहीं सुना। तब तो डोनाल्ड लू ने अमेरिका में व्हाइट हाउस से बैठ के कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी कि बांग्लादेश में भी एक प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो माइनॉरिटी है वो मारे जा रहे हैं, तो वो आपके प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं है। आपके लिए सिर्फ माइनॉरिटी सिर्फ इस्लामिस्ट होते हैं। इसी रीज़न से आप इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, और देखिए, अमेरिका का एक प्रेशर टैक्टिक जो डोनाल्ड लू ने बड़ा मास्टर किया है, जो इसने पिछले 2 से 3 साल में भारत के ऊपर अपनाया है, वो पता है क्या है? इन्होंने कुछ संगठन क्रिएट करवाए हैं। ये संगठनों के नाम देखिए बड़े गजब के हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक संगठन इन्होंने क्रिएट करवाया अमेरिका में एक औरत के साथ। उस औरत का नाम है सुनीता विश्वनाथन। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि सुनीता विश्वनाथन जो है वो एक हेड है एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। अब आपको लगेगा कि यार हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का तो मतलब ये है कि ये तो सनातन धर्म के रक्षक हैं, ये तो सनातन धर्म के फेवर में बात करते हैं। लेकिन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जो है एक ऐसी संस्था है जो एक ग्लोबल लेवल पर प्रोजेक्ट चला रही है हिंदू फोबिया को फैलाने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ फालतू की बातें लिखने के लिए, फालतू के नरेटिव्स लिखने के लिए ये संस्था बनाई गई है। और तो और भारत के कई बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस आपको सुनीता विश्वनाथन के साथ फोटो खिंचवाते हुए मिलेंगे आज ही। अगर आप चाहें तो इस मोमेंट पे वीडियो पॉज करके सुनीता विश्वनाथन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स गूगल पे टाइप करके इमेजेस देख लीजिए, किन नेताओं के साथ सुनीता विश्वनाथन का उठना बैठना है। आगे चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद जब इन्होंने ये किया, इसके साथ साथ डोनाल्ड लू ने एक चीज़ और करी। तमिलनाडु में लास्ट ईयर इसने एक कॉन्फ्रेंस करवाई। आप समझिए, तमिलनाडु इनके लिए बड़ा फेवरेबल एरिया है, इसीलिए डोनाल्ड लू तमिलनाडु को लेके बहुत चर्चाएं करता है। तमिलनाडु जाता भी बहुत है, उसको जगह भी बड़ी पसंद है। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, और उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से वो कॉन्फ्रेंस जो एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट कर बैठी थी, इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद तमिलनाडु के कई सो कॉल्ड द्रविडियन नेताओं ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए। आप सोचिए कि डोनाल्ड लू की ये खासियत है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक कल्चरल लेवल पर भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति पे एक असॉल्ट करना, ये इन्होंने मास्टर कर ली है। और ये सिर्फ मास्टर नहीं करी है, इन्होंने कई ऐसे पॉलिटिशियंस भारत में पकड़ लिए हैं जो इनके इस एजेंडा और नैरेटिव को चलाने के लिए अब बैठे हैं। लेकिन ये खेल यहीं नहीं रुकता। डोनाल्ड लू ने इसके बाद एक और काम किया। इसने लास्ट ईयर की बात है कि यूएस सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के पास जाकर इसने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट में इसने पता है क्या बोला? इसने कहा कि कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, इससे हम बड़े कंसर्न्ड हैं। भाई, तुम अमेरिका में बैठे हो, कश्मीर हमारा है, हमें जब इलेक्शन कराने होंगे हम वहाँ पर करा लेंगे। तुमने इस प्रकार की स्टेटमेंट क्यों दी? तुमने जब ये स्टेटमेंट दी कि हमें बड़ा कंसर्न है, कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, कश्मीर में क्या तुम्हारी पुश्तें रहती थी? तुम बताओगे कि हमारे को इलेक्शन कहाँ कराने हैं या कहाँ नहीं कराने हैं? पहले तुम ये बता दो कि अपने वहाँ पर जो तुम्हारे काले लोग हैं, जो ब्लैक पॉपुलेशन है, उनको कितने वोटिंग राइट्स आज की डेट में दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी परिस्थितियाँ आपने बना के रखी हैं अमेरिका के अंदर, ज़रा वो बता दीजिए एक बार। तो यहाँ पर हमारे कश्मीर के अंदर फॉरेन अफेयर्स की सेनेट कमेटी में जाकर आप इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो, इससे आप भारत के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये कह के कि भाई यहाँ पर वो लोग और उकसाए जाएं।
तो देखिए आपका ये एजेंडा नहीं चलेगा सर। अच्छा, डोनाल्ड लू ने यहाँ पर नहीं रुका, इसने पिछले 3 सालों में एक भारत के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण काम और किया है। इसने एक जर्नलिस्ट्स का इकोसिस्टम तैयार किया है। अब ये जर्नलिस्ट जो हैं ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे यूट्यूब पे। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में एक शब्द का प्रयोग किया था, जैसे गोदी मीडिया है हमारे यहाँ पर, उसी प्रकार से एक पिद्दी मीडिया है। ये जो पिद्दी मीडिया है ये आपको उस इकोसिस्टम का एक लार्जर हिस्सा मिलेगी। उस पिद्दी मीडिया के अंदर इस इकोसिस्टम के कई लोग आपको मिलेंगे। अब इस इकोसिस्टम में क्या होता है? इस इकोसिस्टम में ज़्यादातर ये होता है कि जब भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ जब जब बातें की जाएंगी तब तब इनको शाबाशी और पैसा मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप भारत की सरकार के फेवर में या भारत के संस्कृति के फेवर में कोई सामाजिक बात करो तो अमेरिका अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्रीनगर में भारत की सरकार ने इस साल एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया था। उस जर्नलिस्ट का नाम है फहद शाह। फहद शाह जो है वो एक संगठन से जुड़ा हुआ है कश्मीर में, जिस संगठन का नाम है कश्मीर वाला। कश्मीर वाला संगठन से जुड़ा हुआ ये बंदा फहद शाह, जिसको भारत की सरकार ने अरेस्ट किया, वो इसलिए किया क्योंकि ये बंदा कश्मीर में रह के कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, ग्लोरीफाई कर रहा था। ये बार बार बोल रहा था कि आतंकवाद होना चाहिए। ये व्यक्ति जो खुले तौर पर खड़े होकर प्रो टेररिज्म स्लोगन्स अगर करेगा तो क्या ये व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? जैसे ही इस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द अरेस्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है जिसके लिए आप कंसर्न प्रकट कर रहे हैं क्योंकि ये बंदा खड़े होकर खुलेआम कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था। इस प्रकार का इकोसिस्टम है ये। इस इकोसिस्टम के जितने भी जर्नलिस्ट इनसे जुड़े हुए हैं या पिद्दी मीडिया के जो हिस्से हैं, इन लोगों को इस प्रकार से अमेरिका समर्थन देता है। वहां से व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट्स इशू कराना, इससे ग्लोबल लेवल पर भारत को बदनाम करने की ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इस चीज को आप समझिए। अच्छा, जब अमेरिका ने देखा कि भाई ये सारे तौर तरीके जो हमने अपनाए ये काम तो कर नहीं रहे, तो अमेरिका ने पिछले 1.5-2 साल से एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। 1.5-2 साल से डोनाल्ड लू ने सोचा कि भाई जब भारत को इन सारे एक जर्नलिस्ट इकोसिस्टम से, लोकल लेवल नेताओं से भारत को तोड़ने की जो नैरेटिव चलाने से, इन सब चीज़ों से जब मेरे को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना भारत के आसपास में इंस्टेबिलिटी पैदा करूं। इसका सबसे पहला कार्य पता है क्या था? श्रीलंका में रेजिम चेंज ऑपरेशन करना। श्रीलंका में अमेरिका के एम्बेसडर का प्रयोग करके जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज करके लोगों को उस समय के जो श्रीलंका के हेड ऑफ द स्टेट गोताबया राजपक्षे थे उनके खिलाफ उकसाना, और उकसा के इस प्रकार सिचुएशन पैदा कर देना कि श्रीलंका में सिविल वॉर की परिस्थिति हो जाए, जो कि हुई, जिसके बाद श्रीलंका में राइट्स हुए, क्राइसिस हुआ। ये सारी चीज़ करने के बाद जब गोताबया राजपक्षे को हटाया गया, उसके बाद अमेरिका श्रीलंका में टोन डाउन कर गया। खेल समझिए, श्रीलंका चाइना से इन्वेस्टमेंट ले रहा था। अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि चाइना अगर इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में करेगा तो वो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा इन्वेस्टमेंट इंडियन ओशन में, ओशनिक ट्रेड रूट्स के ऊपर। इन ट्रेड रूट्स के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा तो एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट अगर चीन करेगा तो वो अमेरिका की गतिविधियों पे इंडियन ओशन में नज़र रख पाएगा। इस रीज़न से पहली बात तो आपने रेजिम चेंज करवाया, और ये चीज़ यहाँ नहीं रुकी। मैंने आपको बताया रेजिम चेंज करवाने से एक फ़ायदा और हुआ कि भारत के बगल में श्रीलंका में एक गहरे लेवल पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई। इस इंस्टेबिलिटी का खमियाजा भारत को भी भुगतना पड़ा। कैसे? चीज़ को समझिए। श्रीलंका की लोकेशन देखिए, साउथ इंडिया के स्टेट्स के पास है। साउथ इंडिया के स्टेट्स में बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपनी पूंजी लगाती हैं। आज अगर साउथ इंडिया के स्टेट्स के आसपास के इस देश में जो कि श्रीलंका है, यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंस्टेबिलिटी का क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा तो इसका खमियाजा इन पूंजीवाद कंपनियों को देखना पड़ेगा, इन निजी कंपनियों को देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी निजी कंपनी एक ऐसे इलाके में पैसा नहीं लगाएगी किसी भी प्रकार का उत्पाद करने के लिए
जब उसको ये समझ आ जाए कि इस उत्पाद को निकाल के भारत से बाहर यदि ले जाकर मुझे व्यापार करना पड़े तो श्रीलंका जैसी इंस्टेबिलिटी वाले एरिया में मेरे को वो करने की कठिनाई आएगी। इस रीज़न से आप समझिए, श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी पैदा करना, इसकी वजह से भारत में एक ग्लोबल नैरेटिव ये पैदा करके दिखाना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत लगाइए क्योंकि इसके आसपास इंस्टेबिलिटी है, अमेरिका ने और डोनाल्ड लू ने ये अचीव किया। और ये क्राइसिस श्रीलंका का कैसे सॉल्व हुआ? ये सॉल्व उसी दिन हो गया जिस दिन गोताबाया राजापक्षे हटा, नई सरकार आई, आते सार उसने जो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट है श्रीलंका का उसको हैंडओवर कर दिया अमेरिका को कि आप ले लीजिए ये पोर्ट, इसका विकास कार्य आप कीजिए। अमेरिका खुश क्योंकि हमारे को इंडियन ओशन में एक पर्ल मिल गया और इस पर्ल के कारण, मोती के कारण, अब हम भारत की गतिविधियों पर भी नज़र रख पाएंगे और श्रीलंका में भी चाइना को काउंटर कर पाएंगे। जैसे ही ये खत्म हुआ श्रीलंका का ऑपरेशन, डोनाल्ड लू ने अपनी सारी एनर्जी लगाई पाकिस्तान में, इमरान खान का रिमूवल करवा के। इमरान खान के खिलाफ जितने प्रोटेस्ट हुए, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करके इमरान खान को हटाया गया, उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान ने बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में करप्शन कौन नहीं करता? पाकिस्तान का दूसरा नाम करप्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि ऐसा नैरेटिव बनाया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए हानिकारक है। जैसे ही इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई, भारत के जितने भी वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट्स थे, खास करके वो स्टेट्स जिनका पाकिस्तान से सीमा जुड़ती है, अगर हम देखें ध्यान से तो राजस्थान और गुजरात खास करके, इन दोनों स्टेट्स का खमियाजा भारत को भुगतना पड़ा। क्योंकि फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक मैसेज गया कि भाई अगर भारत के साउथ इंडिया में श्रीलंका का क्राइसिस था तो अभी बगल में वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ। देखिए, इन्वेस्टर्स हमेशा एक साइकी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। साइकी ये होती है कि हमारे को सिर्फ जिस जगह पे हम पैसा लगा रहे हैं वो स्टेबल नहीं चाहिए, उसके आसपास के इलाके भी स्टेबल चाहिए। आप भारत के आसपास अगर इंस्टेबिलिटी पैदा कर दो तो एक चीज़ तो तय है, इस इंस्टेबिलिटी के कारण इन्वेस्टर ये कहेगा कि भाई भारत कोई मेरे लिए एक चॉइस थोड़ी है, मैं तो इन्वेस्टमेंट कहीं और जाके कर लूँगा, मुझे क्या है। इसका लॉस किसको हो रहा है? भारत को। किसकी वजह से हो रहा है? इन अमेरिका की नीतियों की वजह से। खैर, डोनाल्ड लू यहाँ नहीं रुका। इसके बाद इसने पिछले साल बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू किया। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी, पहले तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया। अमेरिका का जो एम्बेसडर पीटर हास था वहाँ पर, पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं आज की डेट में कि किस तरह से उसने पैसा पहुँचाया बीएनपी को कि अवामी लीग की जो है उसके खिलाफ जो है चुनाव लड़ा जाए। पर जब अवामी लीग के खिलाफ जब इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश करी और वो चुनाव में नहीं सक्सेसफुल हो पाए, और जब अवामी लीग चुनाव में एक स्वीप कर गई, तो जाहिर सी बात थी कि अब शेख हसीना को हटाया जाए। आपके लिए मैं आने वाले समय में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर ये रेजिम चेंज ऑपरेशन किया है। आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा कि किस तरीके से पैसा कहाँ से फ्लो करता है, कैसे जाता है और कैसे रेजिम चेंज होता है। बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो गया। रेजिम चेंज होने के बाद बांग्लादेश में जैसे ही इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, बांग्लादेश के आसपास के इलाकों का खमियाजा सोचिए। बांग्लादेश और इंडियन ओशन, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, उस इलाके का सबसे प्रॉक्सिमेट एरिया है हमारा ईस्टर्न कोस्ट पूरा। आपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में ये मैसेज दे दिया कि भारत का सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न तीनों कोस्ट वाला जो इलाका है, ऐसा इलाका है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आप देखिए कि इसके आसपास के जितने नेबरिंग एरियाज हैं वो बड़े ही अनस्टेबल हैं। ये चीज़ अमेरिका के डोनाल्ड लू ने अचीव करी। सबसे बड़ी चीज़ और देखिए, आपने जितना मैंने आपको डोनाल्ड लू के बारे में बताया, अब आप ध्यान दीजिए कि डोनाल्ड लू और अमेरिका की तरफ से जब भी कोई स्टेटमेंट आएगा ना, आपको आज के वीडियो के बाद इन स्टेटमेंट्स में ये चुनिंदा शब्द ढूंढने हैं। क्योंकि जैसे ही आप ये चुनिंदा शब्द ढूंढोगे ना, आप इनका एजेंडा समझोगे। जैसे ही अमेरिका की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आए और यदि उस स्टेटमेंट में अमेरिका बोले कि हमें भारत में इस चीज़ को लेके कंसर्न है, इस वर्ड को याद रखिएगा कि कंसर्न का मतलब होता है कि अमेरिका बोल रही है कि आपकी जो इंडिपेंडेंट विदेश नीति है हमें वो पसंद नहीं, आप हमारे नौकर बनिए। आप हमारे नौकर नहीं बन रहे हैं, अगर नहीं बनेंगे तो हम इस प्रकार की स्टेटमेंट इशू करेंगे। आइंदा इस शब्द का ध्यान कंसर्न का रखिएगा। दूसरा, डिस्कशन।
जब जब अमेरिका ये शब्द का प्रयोग करेगा कि भारत में आकर हम अलग अलग वर्गों से डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन से समझ जाइएगा कि डिस्कशन का मतलब है कि इन्होंने कुछ चुनिंदा भारत के अंदर के सांप आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उन सांपों को दूध पिलाया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि जब ये पैसा लेंगे, ये पैसा लेके भारत के खिलाफ काम करेंगे। इसमें पिद्दी मीडिया से लेकर, आपके जर्नलिस्ट इकोसिस्टम से लेकर, हमारे यहाँ के नेताओं से लेकर, पार्टियों से लेकर, हर एक प्रकार का इकोसिस्टम मिलेगा। याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में अल्बानिया में डोनाल्ड डुलू जब एम्बेसडर था तो उसने पूरी कंट्री का टूर करके जो शब्द का प्रयोग किया था वो था डिस्कशन। डिस्कशन कर रहा हूं मैं अलग अलग वर्गों से, पैसा पहुंचा रहा हूं अलग अलग वर्गों को कि भैया आप हमारे एजेंट हैं, कल को जरूरत पड़ी तो खड़े हो जाइएगा अपने रूलर के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ। इस शब्द का खास ध्यान रखिएगा, डिस्कशन। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो अमेरिका अक्सर आपके सामने प्रयोग करेगा वो है कि भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनका कहने का दो चीज़ों का मतलब है। सबसे पहली बात कि हमें हिंदू कंसोलिडेशन पसंद नहीं, हिंदुओं को तोड़ो। ह्यूमन राइट वायलेशन का मतलब ये है कि सिर्फ हमारे लिए जो मैटर करते हैं वो हैं इस्लामिस्ट, हमारे लिए और कोई मैटर नहीं करता। हिंदू के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा हो, हिंदू के ऊपर कोई भी समस्या आ रही हो, भाड़ में जाए, हमें क्या। हमें समस्या है इस्लामिस्ट से। इसी रीजन से जब जब यूएस ये शब्द का प्रयोग करेगा ह्यूमन राइट वायलेशन, समझ जाइएगा हिंदू यूनिटी, हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर एक असॉल्ट आने वाला है। अब ये असॉल्ट कैसे आएगा? ये चाहे कास्ट सेंसस के नैरेटिव से आए, अब ये असॉल्ट आए कि भाई माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको लेके आए। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग एक मिक्सचर के तहत किया जाएगा और इस पूरे ह्यूमन राइट के इशू को दबाया जाएगा डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में, ये कह के कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन भारत की डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है। दोस्तों लैंग्वेज समझ लीजिए, डेमोक्रेसी का कमज़ोर होना, ह्यूमन राइट वायलेशन होना, माइनॉरिटी सपरेशन होना। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि अमेरिका के डोनाल्ड डुलू का कौन सा इकोसिस्टम है भारत में जो इन शब्दों का प्रयोग डेली बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि ये शब्द डेली बेसिस पे प्रयोग किए जा रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। इसी रीज़न से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत की सरकार ने अमेरिका को एक बात बोली कि हमें 3 चीज़ों से आप चाहते हैं हम कि हम आपसे परहेज रखें। आप सबसे पहले ये नहीं करेंगे कि भारत के अंदर आकर किसी प्रकार की इंटरफेरेंस करें, ये हमारे लिए रेड लाइन है। हमने अमेरिका को बोली आप हमारी कंट्री में आकर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दूसरा हमने उनको बोला आप किसी भी तरीके से हमारे इंटरेस्ट्स जो नेबरहुड में हैं उनको हम नहीं करेंगे। ये हमारे लिए रेड लाइन है कि हम किसी देश को ऐसा टॉलरेट नहीं करेंगे जो हमारे आसपास के आगे देशों में हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को निगेट करे। और तीसरा हमने बोला कि हमें वो कोई देश नहीं पसंद आएगा जो भारत में जितने भी वांटेड टेररिस्ट हैं उनको पनाह दे, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको पनाह दे। और आप देखिए अमेरिका ये तीनों चीज़ें करता है। अमेरिका आज की डेट में चाह के भी दाऊद इब्राहिम को जानने के बाद भी भारत को हैंड ओवर नहीं करवाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। हाफिज़ सईद को कभी हैंड ओवर नहीं कराएगा, मसूद अजहर को कभी हैंड ओवर नहीं करवाएगा। उसको पता है वो कहाँ रहते हैं, उसको पता है पाकिस्तान में वो कहाँ छिपे हैं, लेकिन कभी कोऑपरेट भारत के साथ नहीं करेगा कि इन लोगों को हैंड ओवर किया जाए। दूसरा, पॉलिटिकल लेवल पर भारत के अंदर डोमेस्टिक इंटरफेरेंस करना अमेरिका ने अब अपना एक अधिकार समझ लिया है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो हमारे नेबरहुड में है उनको किस तरीके से डिस्टेबलाइज करना है, वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 3 उदाहरण आपके सामने हैं। अब आखिर में सवाल केवल ये उठता है कि आफ्टर ऑल डोनाल्ड डुलू को, अमेरिका को भारत से इतनी नफरत क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पिछले कई सालों से जो भारत की विदेश नीति चल रही है, जिसमें भारत एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके बार बार बोल रहा है, और वो पॉइंट ये है कि भाई हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अगर चीन
हमारे साथ संबंध बनाना चाहता है तो ये हम डिसाइड करेंगे। रूस संबंध बनाना चाहता है तो ये हम डिसाइड करेंगे। अमेरिका हमें नहीं बैठ के बताएगा, क्योंकि हम अमेरिका के नौकर नहीं हैं, ब्रिटेन और कनाडा और मेक्सिको की तरह, कि हम उनकी सुनेंगे। हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट खुद डिफाइन करना है। भारत यदि रूस से इंगेज करता है, अमेरिका को जलती है। भारत ने अभी चीन के साथ कई सेक्टर्स में डिसएंगेजमेंट किया, अमेरिका को फिर से जलन हुई। आप चीज को समझिए, क्योंकि जब जब भारत अपने हित के लिए काम करेगा तब तब इनको जलन होगी। ये नहीं चाहते कि भारत एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति बनाए, इस कारण से जलन। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, इनको अब एक चीज समझ आ चुकी है अमेरिकन्स को, कि भारत किसी भी तरीके से कोई ऐसे कैंप के अंदर नहीं आने वाला जिस कैंप में बैठकर हम चीन को काउंटर करें। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आर्थिक तौर पर हमारी चीन से व्यापार बहुत ज़्यादा है। भारत अभी उस लेवल पर कई चीज़ों की और कई टेक्नोलॉजीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर पाया है जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए और उसका चीन से निर्भरता घट जाए। तो चीन से व्यापार करना हमारी एक मजबूरी है। हमारे कुछ पिछले कई सालों के इतिहास के कारण कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि जिसकी वजह से अभी भी हमारी निर्भरता चीन के प्रोडक्ट्स पे काफ़ी है। चीन से व्यापार करना पड़ेगा, अच्छा लगे बुरा लगे, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब जब हमें व्यापार करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ पता है कि यदि व्यापार हो रहा है, ये व्यापार हमारे आर्थिक परिस्थिति पर एक इम्प्लीकेशन ला सकता है। अब यदि अमेरिका अगर ये चीज़ चाहे कि भारत खड़े होकर चीन को काउंटर करने में उसके नैरेटिव के साथ जुड़ जाए, ठीक है, लेकिन क्या वो चीज़ें जो चीन हमें आज की डेट में दे रहा है, क्या अमेरिका हमें दे सकती है? नहीं दे सकती। इस कारण से भारत को धीरे धीरे ये चीज़ समझ आ चुकी है कि चीन को भी हमने ये बात बोल दी है कि देखिए, आप अगर बॉर्डर पे हरकत करेंगे तो आपके साथ हम टाइज को नॉर्मल तो रखेंगे नहीं। अगर आप टाइज को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे कोई हरकत ना कीजिए। पिछले 2-2.5 सालों से जो चीन हरकतें कर रहा है, उसके बाद उसको भी अब समझ आ गई है। देखिए, अगर हम चीन से व्यापार कर रहे हैं तो भूलिएगा मत, चीन हमारे को भी तो चीज़ें बेच रहा है। चीन हमारे लिए भी, उसके हिसाब से देखें तो वो हमारे को एक बहुत बड़ी मार्केट देखता है। उसको भी पता है एक व्यापार लॉस होगा। और आप हमारे भारत में जो बनिया वर्ग है, जितने भी बनिया लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं, 1 रुपये का लॉस नहीं होने देंगे, उंगली काट देंगे, लॉस नहीं होने देंगे। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा बनिया है। जी जिनपिंग, अग्रवाल या बंसल, जो भी कह लीजिए, उससे बड़ा व्यापारी कोई नहीं है। तो चीन भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसका व्यापार हटे। लेकिन अमेरिका ये चाहता है, व्यापार भी मत करो, बात भी मत करो, मेरे से बंदूकें खरीदते रहो, मेरे से बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खरीदते रहो, जहाज़ खरीदते रहो, क्योंकि चीन को काउंटर करना है। भाई तुम्हें काउंटर करना है, हमें नहीं। हमें मत घसीटो, हम नहीं आएंगे, भारत ने मना कर दिया है। इस कारण से अमेरिका को बहुत जलन हो रही है कि इतनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति कैसे रख ली तुमने, तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत बताएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम किसी हैसियत के लायक नहीं हो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, कोविड के काल से जब से भारत ने आत्मनिर्भरता का एक नैरेटिव चलाया है, आत्मनिर्भरता होने की एक बात की है, तब से अमेरिका को फिर से जलन हुई। अमेरिका को यह समझ आ गया है कि भारत यदि आत्मनिर्भर अगर बनता है तो उसकी जो कंपनियां हैं उनसे व्यापार घटेगा, क्योंकि उसकी कंपनियां अभी बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रही हैं। उन प्रोडक्ट्स में यदि भारत आत्मनिर्भर बन जाए तो वो आज की डेट में अमेरिका के लिए, अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति के लिए एक प्रॉब्लम है। इस कारण से अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, और जितनी भी डोनाल्ड लू का जो कैंपेन भारत में चल रहा है, ये जो उसकी बार बार फ्रीक्वेंट विजिट्स हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को अब आप इंटरलिंक करके एक लार्जर पिक्चर को सोच के देखिए, तब आपको समझ आएगा कि भारत जो मर्जी कर ले, अमेरिका जो मर्जी कर ले, हमारे रिश्ते चाहे जितने मर्जी गहरे हों डिफरेंट लेवल्स पे, लेकिन बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। और इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को रिजॉल्व करने के बजाय अमेरिका अपनी जो ग्रेव में खोदने वाली बात होती है, डिगिंग योर ओन ग्रेव, वो वही कर रहा है।
बार बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है इन जैसे डोनाल्ड लू जैसे लोगों के साथ काम करके कि जिससे कि संबंध आगे गहरे नहीं बल्कि और मिसट्रस्ट पैदा होगा। तो आई होप इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अब आप समझ सकते हैं, और आने वाले समय में याद रखिएगा कि नंबर 1, जब भी डोनाल्ड लू भारत आएगा वो किस एजेंडा से आएगा। नंबर 2, जो मैंने आपको शब्द वीडियो में बताए अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स के तहत कंसर्न है, डिस्कशन करनी है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। ध्यान रखिएगा इन शब्दों का, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सारे शब्द वही आदमी बोल सकता है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में पहली लाइन में बोला था कि डोनाल्ड लू और कोई नहीं, भारत का डिवाइडर इन चीफ और ब्रेकर इन चीफ है। धन्यवाद।